जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड जीके कराने वाली हूँ और झारखंड के प्रैक्टिस सेट की सीरीज का ही अगला भाग है। जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ। इसके पहले जो मैंने कराया था वो उड़ान पब्लिकेशन की जो किताब आती है उस लास्ट में कुछ पेजेस में आपको झारखंड जीके दिए वो मैंने करा दिया है। आज से नया शुरू कर रही हूँ। ये डॉक्टर मनीष रंजन की किताब के हैं, तो आप लोगों को बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ यहाँ पर। मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जो नई नई झारखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास ये किताब है नहीं, या फिर अगर है भी तो वो क्लास चाहते थे, ताकि मैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर को व्याख्या के साथ मैं कराने वाली हूँ। और मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जो रिवीजन की क्लासेस चाहते थे। और बीच बीच में मैं कुछ प्रश्न भी आप लोगों से पूछती हूँ जिसका आंसर आप करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मुझे काफी अच्छा लगता है आपके वो मैसेज देख करके कि हाँ आप थोड़ा सिंसियर हैं। चाहे वो आपके आंसर गलत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपकी सिंसियरिटी जो है, इस एग्जाम के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है और इस चुनौती को जो आपने स्वीकार किया है कि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं झारखंड के, तो इसमें ये बहुत ही अच्छी आपकी पहल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट बॉक्स को में मतलब आपके कमेंट को पढ़ के। तो कमेंट जरूर किया कीजिए। कुछ निगेटिव कमेंट भी आते हैं, मैं उसका रिप्लाई नहीं करना चाहती। मैं हमेशा पॉजिटिविटी को लेकर के ही आगे बढ़ती हूँ। अगर निगेटिव चीजों को मैं ध्यान में रखती तो मैं इतना मेरा जो सफर रहा इस यूट्यूब का वो इतना आगे तक का नहीं रहता। मैं बहुत पहले ही रुक गई होती, क्योंकि शुरू में तो और भी ज्यादा कमेंट आते थे निगेटिव, जब नया नया क्लासेस स्टार्ट किया था, क्योंकि स्पर्धा हो जाती है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा हो कि मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू करूं, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट जो होता है मैं उसी तरीके से उसको लेती हूँ। या फिर जब कभी कभी आपके ऐसे कोई कमेंट आते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है और वो थोड़ा निगेटिव ही क्यों नहीं होते हैं, तो उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि कल मेरे पास एक कमेंट आया कि टेस्ट में आप लोग आपके देर टाइम पे नहीं हो रहा है जिस कारण से। तो ये बात मुझे पता है कि मैं अगर 7 बजे मैंने बोला तो कभी कभी 7:20 या 7:30 या कभी कभी 8 भी बज जा रहा है टेस्ट में। जबकि कल पहला एक टेस्ट हुआ था, आज दूसरा टेस्ट है। तो होता है क्या है कि पूरे टेक्निकल टीम जो होती है उसको अरेंज करना होता है ये सारी चीजें, और ये बहुत कुछ टेक्निकल चीजों पर डिपेंड करता है। जो टेक्निकल टीम के जो मेंबर थे जो अपलोड करते हैं टेस्ट को, वो बीमार पड़ गए। तो मतलब इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। तो आप सभी थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ सही पे हो जाएगा। और जो टेस्ट लाइव होता है वो 12 घंटे तक वो आप कभी भी उसको टेस्ट को दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, टेस्ट आपके पास है। लेकिन आपकी जो रैंकिंग और मार्किंग जो शो करती है, तो वो रैंकिंग जो होगी वो बाद में प्रॉब्लम होगी। बाद में ऐसा नहीं हो, हाँ 12 घंटे तक वो लाइव, आप कभी भी वो टेस्ट को लगा सकते हैं। जैसे कल इवनिंग में जो टेस्ट हुआ तो वो सुबह काफी देर 12 घंटे तक वो लाइव रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है, माफ कीजिएगा, आज चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बातें बहुत सारी हैं, वीडियो के लास्ट में हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग लेते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि पाल शासकों के समय में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। तो पाल शासक जो थे उनके समय में झारखंड में बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय जो था वो काफी फल फूल रहा था। और झारखंड में एक जगह है इटखोरी। इटखोरी जो है वो चतरा जिले में स्थित है। वहां पर भद्रकाली का मंदिर, और ऐसी मान्यता है कि पाल शासकों के समय का है। और यहाँ पर महेंद्र पाल एक पाल शासक थे जिनका यहाँ पर शिलालेख भी मिला है इटखोरी में। अगला प्रश्न है कि कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजातीय समाज ने विद्रोह किया था। तो कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी का अधिकार मिला तो उनका आगमन झारखंड के क्षेत्र में होना ही था, क्योंकि उनको कर की वसूली करनी थी। और यहाँ पर झारखंड में आने के बाद यहाँ बहुत सारे जनजातियों से उनका सामना हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब जनजाति जो थे उनकी अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, उनके अपने रीति रिवाज थे। तो जब अंग्रेज जब इंटर करते हैं झारखंड में तो उनका सामना जब जनजातियों से होता है, एक मिनट, जब उनका सामना जब जनजातियों से होता है तो जनजाति के परंपराओं में वो हस्तक्षेप करते हैं, उनके संस्कारों, उनके रीति रिवाज, सब चीज में उनका हस्तक्षेप होता है। खास करके उनके जंगल जमीन पे उनका हस्तक्षेप होता है। तो जनजातियों को ये बर्दाश्त नहीं था, उनको लगा यार अचानक से ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर इनका विद्रोह जो था वो समय समय पर फूट पड़ता था, क्योंकि वो
शांति प्रिय जनजाति यहाँ पर थे, उनको बाहरी किसी चीज से उनको मतलब नहीं है, उनके जीवन अपने अच्छे तरीके से चल जाए बिना किसी के हस्तक्षेप के, बस वही चाहते थे। लेकिन इसी बीच में बहुत सारे विद्रोह हुए मित्रों, खास करके मेरे उन मित्रों को मैं कहना चाहूंगी जो दूसरे स्टेट से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, या और भी जितने भी झारखंड, ये झारखंड के अलावा दूसरे राज्य से, और जिनको इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, अगर वो नहीं जानते हैं या फिर आपने कभी पढ़ नहीं रखी है, तो यहाँ पर जनजातियों के द्वारा बहुत सारे विद्रोह हुए, और अलग अलग जनजातियां, लगभग 32 प्रकार की जनजातियां हैं झारखंड में, तो अलग अलग विद्रोह हुए। इसमें हो विद्रोह था, चेरो विद्रोह था, संथाल विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था, और भी बहुत सारे। इन सारे विद्रोह के किस वर्ष विद्रोह हुए, किन जनजातियों के द्वारा विद्रोह हुए, विद्रोह होने के कारण क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे, और इसका क्या परिणाम निकला, इसके प्रमुख नेतृत्व कौन कर रहे थे, कौन कौन से प्रमुख नेता थे, और कौन कौन से किस तरीके से ये विद्रोह का क्या स्वरूप था, ये सारा चीज आपको जाननी जरूरी है। इसको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, झारखंड के जनजातीय विद्रोह को मैंने झारखंड के इतिहास विषय में पढ़ाया है, झारखंड के इतिहास विषय के आप उस क्लास को देख सकते हैं। अब देखिए 1818 ईस्वी में झारखंड में जो हुआ था वो विद्रोह हुआ था, और झारखंड में जो हो जनजाति है उनका संकेंद्रण किधर है, तो ये झारखंड के, मैं आपको देखिए ये सारा चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, और किस तरीके से आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है वो भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए ये जैसे झारखंड का मैप मैंने बनाया, ठीक है, ओफो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है। ऐसे मेरी जो ड्राइंग है वो अच्छी है, मैं अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन इस पेन पर जो मेरी पकड़ है ना वो अच्छी अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। तो ये जो झारखंड का कोल्हान का जो क्षेत्र है, जिसके अंदर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये सब जगह जो आता है, यहाँ पर हो जनजाति जो है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इनका ही विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी में, पता नहीं, देखिए इनका ही विद्रोह हुआ था। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, पता नहीं क्यों, आज सुबह से ही, मैं बहुत पहले से सुबह 8 बजे से ही मैं प्रयासरत हूँ क्लास लेने के लिए, लेकिन दोपहर का 11 बज गया, और इस बीच में इतने सारे कॉल, ये मैसेज, बाप रे बहुत ज्यादा। चलिए हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहली जनगणना जो थी वो किस वर्ष हुई थी। तो ये नहीं पूछ रहा है कि आजाद भारत में झारखंड में जनगणना कब हुई थी पहली, ऐसा नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो झारखंड में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, 1872 में, यहाँ आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया। तो किसान सभा का गठन जो हुआ था ये ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था, और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के क्लास में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से 2 प्रश्न आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, तो उसमें ये पार्ट जो है वो कवर होगा। देखिए झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है, तो कौन से क्रम की चट्टानें झारखंड में नहीं है, तो ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है वो झारखंड में नहीं है। कुडप्पा, ऐसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं झारखंड में, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं झारखंड में, राजमहल ट्रैप जो है वो बेसाल्टिक चट्टान है, जो कि अग्नेय चट्टान में आता है ना, बेसाल्टिक चट्टान, हाँ, और उसके चरण से वहां पे काली मृदा का भी निर्माण हुआ है, लेटेराइट मिट्टी भी उसके आसपास पाई जाती है। तो अगला प्रश्न है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए झारखंड जो राज्य है तो वहां पर 5 प्रमंडल हैं। अब कौन कौन सा प्रमंडल है, मैंने पिछली बार आपको बताया था, बिहार से मैंने पूछा था, तो मेरे एक मित्र हैं उनका आंसर आया था कि बिहार में 9 प्रमंडल है। झारखंड में इसी तरीके से 5 प्रमंडल है, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है हजारीबाग, और कोल्हान प्रमंडल जो है, माफ कीजिएगा ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोड़िए। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति कहाँ निवास करते हैं, इसका आंसर जो है यहाँ दिया हुआ है पलामू। झारखंड के किस जिले में, कौन सा ऐसा जिला है जहां पर अनुसूचित जाति, यहाँ जनजाति की बात नहीं हो रही है, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, तो किस क्षेत्र में
अनुसूचित जाति अधिक है। तो ये हो गया पलामू के क्षेत्र में। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर कीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर पे। अगला प्रश्न है कि मनझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? और यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मनझाइन नहीं होता है, जनझाइन होता है। झंझाइन लोकगीत होता है, मनझाइन नहीं होता। झंझाइन लोकगीत जो होता है वो जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय में, उस अवसर पे, जन्म के अवसर पे ये गीत जो है झंझाइन गीत ये गाए जाते हैं, यानी कि बच्चों के जन्म के अवसर पे। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पुस्तक मुंडारी टूट कोठारी के लेखक कौन से हैं? तो मुंडारी टूट कोठारी के जो लेखक हैं वो हैं मनम सिंह मुंडो। मनम सिंह मुंडो जो है मुंडारी टूट कोठारी के लेखक हैं। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न तो बना दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा देखिए झारखंड में 90% भाग पर लाल मिट्टी जो है वो फैली हुई है। झारखंड के 90% भाग पे लाल मिट्टी है। और बाकी अन्य मिट्टियां जैसे बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, ये सारी तरह की मिट्टियां जो है झारखंड में पाई जाती हैं। तो यहाँ 90% भाग पे जो लाल मिट्टी पाई जाती है तो वो भी उपजाऊ नहीं होती है। जिस तरीके से तुलना किया जाए दोमट मिट्टी का, तो उतनी उपजाऊ तो लाल मिट्टी भी नहीं होती है। तो ऑप्शन के आधार पे इसका आप आंसर करेंगे कि अगर ऑप्शन में लेटेराइट नहीं दिया हुआ है, लाल मिट्टी दिया, तो उसका भी आंसर, वो भी आंसर सही होगा। तो ऑप्शन के आधार पे यहाँ पे आंसर करना होगा। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ लेटेराइट मिट्टी जो है, लेकिन कुछ खाद का प्रयोग करके सही तरीके से उसको सिंचाई करके उसका मतलब सही वो अगर फसल लगाया जाए तो यहाँ भी फसल निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक होती है? तो मसाले की खेती झारखंड के, यहाँ आंसर किया हुआ है पलामू में सबसे अधिक होती है, पलामू में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये कोडरमा में स्थित है। कहीं कहीं ये देता है हजारीबाग में स्थित है, कहीं ये देता है कोडरमा में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो रांची में स्थित है। झारखंड का एकमात्र जैविक उद्यान है जो रांची में स्थित है, उर्मा, रांची के उरमांझी में स्थित है। और मैं तो रांची से ही हूँ, तो बहुत बार ऐसा प्लान बनता था कि हम लोग जाएं बिरसा भगवान जैविक उद्यान को घूमने के लिए। और एक दिन बहुत फाइनली, बहुत बार कई साल ऐसे गुजर गए, हमेशा प्लान बनता था लेकिन जा नहीं पाती थी। एक बार हुआ कि चलो चलते हैं घूमने, हम लोग अचानक से प्लान में ना हम लोग निकल गए। तो यहाँ पर जाने के बाद पता चला कि उस दिन मंडे था और मंडे को बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो बंद रहता है। तो बंद था तो फिर उतनी दूर जा करके फिर हम लोग वापस आए। वहां पर मोटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र थोड़ा सा और आगे बढ़ करके था, थोड़ा अंदर गांव में जाना पड़ा था। तो फिर वहां भी मैं, वहां यहाँ छोड़ दी मैं, हम लोग नहीं जा पाए, बंद था ये तो। फिर मैं वहां गई, फिर वो उसको मैंने देखा। बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है, रांची की उरमांझी में। झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार सिंचित है? तो लगभग 37 यहाँ दिया हुआ, लगभग 30, 37, 38, 40 अलग अलग आपको डेटा यहाँ पर मिल जाया करेंगे। लगभग 40% खनिज भंडार जो है वो यहाँ पर सिंचित है। झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ था जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में। और ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। मेरे कुछ मित्र हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड पे, अभी देखिए यहाँ से वहां तक पीडीएफ है, तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मुझे इधर और इधर होना पड़ रहा है। आंसर तो मैं बता ही दे रही हूँ। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़ जाइए, स्टडी विद स्मृति जेपीएससी, वहां मैं शेयर कर दूंगी। ऐसे मैंने आपको किताब का नाम बताया है, ये डॉक्टर मनीष रंजन की किताब का ही एक अंश है जो कि व्याख्या के साथ मैं आप लोगों को करा रही हूँ। अगला प्रश्न है कि राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा है? तो राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का नाम रखा था अकबर नगर। अगला प्रश्न है कि मुंडा उलगुलान यानी कि मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसका दमन किसने किया? तो जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो मुंडा विद्रोह का दमन जो किया गया था वो कमिश्नर फारवेज और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रेटफील्ड के द्वारा इसका दमन किया गया था।
और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे बिरसा मुंडा जी, और उनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 9 जून 1900 ईस्वी में हुई थी रांची के जेल में। और ऐसा कारण बताया गया था कि हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था ये 1975, माफ कीजिएगा 1875 ईस्वी में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। अब मुंडा उल गुलान का दमन किसने किया था? तो कमिश्नर फारवेज और डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड ने। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? ये प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं। मरांग गुमके इनका, ये वेनंद पाहन इनका नाम था, और पूर्व का मूल नाम जो था वेनंद पाहन था। और लेकिन इनको ये मरांग गुमके के नाम से ये जाने जाते हैं। हॉकी के प्लेयर रहे इन्होंने। हॉकी को सबसे भारत को सबसे पहला ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया था। उस समय में, इस समय हॉकी टीम के ये कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 1974 ईस्वी के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बाघ के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन बाघ नहीं है तो भी ये बाघ के लिए फेमस है। एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है यही बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये लातेहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कुल 5 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2004 ईस्वी से जुलाई 2009 ईस्वी तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल, जो कि यहाँ वर्ष दिया हुआ है, ऐसे तो द्रौपदी मुर्मू, देखिए वर्ष यहाँ दिया हुआ है 2004 से 2009 ईस्वी तक के बीच में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और झारखंड में सबसे लंबे पद पर राज्यपाल बने रहने वाले द्रौपदी मुर्मू हैं। अब देखिए सैयद, इसका आंसर होगा सैयद सब्ते रजी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक अब्र की खान किस जिले में पाई जाती है? मैंने आप लोगों को करा दिया है, कोडरमा में यहाँ पाई। कोडरमा को अब्र की राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चेरो विद्रोह कब हुआ? तो चेरो विद्रोह हुआ था 1800 ईस्वी से लेकर के 1819 के बीच में। अगला प्रश्न, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो जो गोपाल राय हैं ये चेरो विद्रोह से संबंधित है। चेरो विद्रोह के प्रमुख नायक रहे गोपाल राय। अगला प्रश्न है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 ईस्वी में, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे। अगला प्रश्न कि राजमहल ट्रैप जो है वो किस चट्टान से निर्मित है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से राजमहल ट्रैप जो है वो निर्मित है। तो किस प्रकार की चट्टानों से? तो बेसाल्टिक चट्टानों से ये निर्मित है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो बिहार को बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग किया गया था। 1912 में इसको अलग किया गया था। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में छोटानागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? तो 1916 ईस्वी में छोटानागपुर में 35 इंकबर्ड स्टेट थे। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, या संथाल हुल के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे सिद्धो कान्हो। और कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में सिद्धो कान्हो जो थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नटुआ नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुष प्रधान ये नृत्य होता है, और पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, नटुआ नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे थियोडोर सुरीन। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के जो संस्थापक थे वो थे थियोडोर सुरीन। अगला प्रश्न है कि सरदारी आंदोलन के दौरान, सरदारी आंदोलन हुआ था, देखिए मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसके तुरंत पहले, और सरदारी आंदोलन जो था वो मर्ज हो गया था आगे मुंडा विद्रोह में, जब बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में जो मुंडा विद्रोह हो रहा था उसमें। अब ये सरदारी आंदोलन जो था ये 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटानागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? एक बार और मैं प्रश्न को रीड कर देती हूँ। देखिए, जो सरदारी आंदोलन था उसके दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटानागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? तो ये थे जॉन बैप्टिस्ट। जॉन बैप्टिस्ट जो ईसाई नेता थे उन्होंने छोटानागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए
नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसा में झंडा फहराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये बाबूलाल मरांडी, पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि उरांव जो है, जो खुद को कुडुक कहलाना पसंद करते हैं, तो उरांव, कोरमा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? कोरमा नहीं होगा, यहाँ कोरवा होगा। ठीक है, उरांव, कोरवा तथा पहाड़िया किस भाषा की, द्रविड़ भाषा परिवार की ये, एक बार मैं मैसेज चेक कर लूं। हाँ, उरांव, कोरवा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो द्रविड़ भाषा परिवार की ये भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन, SWFA, इसका गठन हुआ था 1834 ईस्वी में। कब? 1834 में इसका गठन हुआ था, नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का। अगला प्रश्न है कि किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना के क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुक करके जनजातियों के बीच में अपने मत का प्रचार किया? तो ये जो वैष्णव संत थे, ये चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु का झारखंड में भी आगमन हुआ था। ये वर्ष था 16वीं सदी का, और यहाँ पर आ करके इन्होंने अपने वैष्णव मत का, या जो उनका धर्म था, वहां पर अपने मत का प्रचार प्रसार किया जनजातियों के बीच में। तो ये चैतन्य महाप्रभु थे। अगला प्रश्न है कि सरहुल के अवसर पे किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो सरहुल के समय में जो नृत्य किया जाता है उसको बाहर नृत्य या बाहर नृत्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ थोड़ा मैं कंफ्यूज रहती हूँ, बा और बाहा। मेरे वैसे मित्र जो जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, तो थोड़ा मुझे बा और बाहा में थोड़ा सा अंतर मुझे प्लीज आप बता देंगे। बहुत ज़्यादा मुझे किताबों में मुझे ऐसा लगता है, किताब में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या मेरी जानकारी थोड़ी इस मामले में कम है, तो आप थोड़ा सा बा और बाहा के बारे में मुझे अंतर बताइएगा। ऐसे मुझे जहां तक जानकारी कि जो सरहुल पर्व है, तो संथाल जनजाति उसको बाहा के नाम से पुकारते हैं, संथाल बाहा कहते हैं। तो बा और बाहा ये क्या है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो ये CNT एक्ट है, तो CNT एक्ट पारित हुआ था 1908 ईस्वी में। CNT एक्ट से 12 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक होगा ये CNT एक्ट ही होगा। आज ही मैं कराने वाली थी, लेकिन मुझे ये सीरीज भी शुरू करना था, क्योंकि इसमें 900 के 1000 के करीब में क्वेश्चन है, तो ये भी मुझे कंप्लीट कराने हैं। CNT एक्ट मैं करा दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में लगभग 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी एक किताब के ही अंश होंगे, तो वो मैं आपको करा दूंगी। अगला प्रश्न है कि दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो जो दीवानी कानून संहिता है वो लागू की गई थी 1859 ईस्वी में। यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो जो यूल रूल जो था 1856, ये संथाल परगना के क्षेत्र में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी जो कि इसका गठन हुआ था 1950 ईस्वी में, संस्थापक इसके थे जयपाल सिंह मुंडा। तो झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जयपाल सिंह मुंडा थे, जिनका पुराना नाम, मूल नाम जो था वो विनंद पाहन था, और इनका जो उपनाम था ये मरांगोम के था। अगला प्रश्न है कि 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति के अंतर्वाही समूह है? तो 12 हजारी और 13 हजारी जो है ये चेरो जो जनजाति है उनके अंतर्वाही समूह है। अब चेरो जनजाति जो है ये पलामू में इनका अधिक संख्या है, चेरो जनजाति का। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का पहला AGG किसे नियुक्त किया गया था? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, जिसका गठन हुआ था कब? तो 1834 ईस्वी में, अभी मैंने आपको बताया है। तो इसके पहले जो AGG जो थे वो घोषित किए गए थे विल्किंसन को। विल्किंसन और विल्किंसन एक्ट भी आप लोगों को पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन है? संथाल जनजातियों की एक लिपि है। देखिए मेरे मित्र, जो मेरे झारखंड के बाहर के मेरे मित्र हैं, जिनकी झारखंड जी की अभी उतनी अच्छी है नहीं, तो झारखंड में जो जनजातियां निवास करती हैं तो उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। अब उन भाषाओं के बारे में आपको जाननी है कि कौन सी जनजाति किस भाषा, अगर खास करके अगर किताब में मेंशन है तो वो जाननी है। और लिपि के बारे में बहुत ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, 2-3 जनजातियों की लिपि के बारे में, उसमें संथाल जनजाति भी एक है। थोड़ी सी चीजें जो लिपि के बारे में आपको ज्यादा जरूरी है जानना, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए संथाल जनजाति जो है, ये ओल चिकी लिपि जो है ये अपनी भाषा
इनकी भाषा जो है वो संथाली, और जो लिपि है वो ओलची की लिपि है। इसके आविष्कारक जो थे वो थे रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने इसका आविष्कार किया ओलची की लिपि का। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो झारखंड के भवनाथपुर जो गढ़वा में है, तो झारखंड के भवनाथपुर से प्रागैतिहासिक काल की दुर्लभ चित्र और प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। हजारीबाग में भी तो प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया था? तो जैन धर्म के अगम शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया था। जैन धर्म का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है झारखंड में, खास करके वो है पारसनाथ की पहाड़ी, फिर कोल्हुआ पहाड़ है, और फिर इटखोरी है। ये सभी जगह जो है जैन धर्मों का तीर्थ स्थल है। गिरिडीह भी है, गिरिडीह का मधुबन जो है वो भी, और पारसनाथ पहाड़ी भी, वो दोनों गिरिडीह में ही है। अगला प्रश्न है कि चेरो विद्रोह किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी? तो चेरो विद्रोह के जो प्रमुख चेरो नेता थे नेता भूषण सिंह, इनको फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है कि देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो ये झारखंड का स्थान यहाँ 14वां दिया हुआ है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है। जनजाति नहीं पढ़ लेंगे आप। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? तो वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1955 ईस्वी में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के क्रम में 1955 में पहली बार एक झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को उन्होंने ज्ञापन सौंपा था? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे राम नारायण सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में आपको पढ़ना है, 2 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। जैसा भी मैंने आपको किसान सभा के बारे में बताया कि ठेवले उरांव जो थे उनके संस्थापक थे, उसी तरीके से आप इसको भी याद रखेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में। देखिए झारखंड राज्य का ज्ञापन जो था पहली बार राष्ट्रपति को सौंपे थे 1955 ईस्वी में राम नारायण सिंह। अगला प्रश्न है कि किस राजा के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? देखिए अलग अलग राजवंश, अलग अलग राज्य, जैसे सिंहभूम है, सिंहभूम राज्य हो गया, चेरो वंश हो गया जो कि पलामू में था, सिंहभूम जो कि कोल्हान के क्षेत्र में थे, रामगढ़ राजवंश, इन सभी के बारे में आपको पढ़नी है। तो अब देखिए कि छोटानागपुर के नागवंशी शासक जो थे, तो उनकी राजधानी अलग अलग भी थी, अलग, जैसे कभी दोइशा हो गई, कभी रातू हो गया, फिर औसुतियांबे भी था, चुटिया भी था। तो इस तरीके से अलग अलग उनकी राजधानी थी, परिवर्तित हो रही थी अलग अलग शासकों के समय में। आपको उन शासक और उस राजधानी के बारे में पढ़नी है, समय समय पर सब हो जाएगा। अभी हम लोग रामगढ़ में जो राजा थे, रामगढ़ राज्य जो था, इनकी भी राजधानी अपनी अलग अलग थी। तो यहाँ पर उसी रामगढ़ राज्य की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है कि एक राजा के समय में इचाक जो था उसको राजधानी बनाया गया था। तो वो कौन से राजा थे जिनके समय में ये राजधानी बनी थी इचाक? तो ये राजा थे तेज सिंह। कौन थे? तो तेज सिंह, तेज सिंह इसके राजा थे। उस समय में इचाक को राजधानी बनाया गया था रामगढ़ राज्य का। अगला प्रश्न है कि कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? चेरो विद्रोह आपने पढ़ा, हो विद्रोह पढ़ा, संथाल विद्रोह पढ़ा, बिरसा मुंडा का विद्रोह पढ़ा। अब हम लोग जान रहे हैं भूमिज विद्रोह के बारे में। 1769 है ना, 1769, इस समय में भूमिज विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1916 ईस्वी से 1920 में कहाँ रहे? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते हूँ। ये जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय में जो मौलाना आजाद जो थे उनको निष्कासित कर दिया गया था, तो अपने क्षेत्र से, तो वो आ गए यहाँ झारखंड। और झारखंड में आने के बाद पता नहीं क्या है, देखिए झारखंड में आने के बाद कैसे जाएगा ये, चलिए आज हम लोग 55 ही क्वेश्चन करते हैं। पता नहीं ये क्या आ गया है, मुझे बहुत ज्यादा चीज इसके बारे में आइडिया है नहीं। तो देखिए अखिल भारतीय आदिवासी जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे, जब उनको निष्कासित कर दिया गया था उनके क्षेत्र से, तो वो झारखंड में आए। 1916 से लेकर के 1920 ईस्वी तक वो रहे थे कहाँ पर?
तो वो रहे थे रांची में। रांची में वो रहे, तो इसी बीच में उनकी महात्मा गांधी जी से भी मुलाकात होने वाली थी यहाँ पर झारखंड में ही। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मौलाना अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना आजाद ने। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें, बाकी फैक्ट बताऊंगी। पता नहीं ये क्या आ रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ। कहीं कोई एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो दूसरी प्रॉब्लम अब कहीं ना आ जाए। और मुझे बहुत ज्यादा जानकारी इस चीज की अभी है नहीं, और मैं जानना चाहती भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल मैं टेक्निकल टीम से बात करके सोच रहा हूँ, या फिर हो सकता है सिस्टम को बंद करूँ तो ये भी अपना आप गायब हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के भी कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करा दूं। तो अगले क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और CNT से होगा। आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन के करीब में किए हैं, तो 50-50 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में काफी है। चलिए शुरू करते, मतलब खत्म करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।